हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग देख चुके थे, है ना। हमने बात की थी कि इंटीजर्स के साथ या नंबर्स के साथ हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। इंटीजर्स के साथ या नंबर्स के साथ ये चार बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम लोग करते हैं। वेक्टर्स भी एक तरह की क्वांटिटी होती है। हमने बात की कि स्केलर क्वांटिटी होती है एक, और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब नंबर्स, और वेक्टर का मीनिंग था नंबर विथ डायरेक्शन, नंबर या मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। एक नया तरह का कॉन्सेप्ट था यह। नया तरह का कॉन्सेप्ट था यह। वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं हमें सब कुछ पता है, और वेक्टर का एडिशन भी हम लोग सीख चुके हैं। अब वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड हम लोग कर सकते हैं वेक्टर्स को। सब कुछ हम लोग देख चुके हैं यहां तक। अब आगे इन सब में से हम लोग सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वेक्टर्स के साथ, है ना। अभी बेसिक्स में चल रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या कर सकते हैं, यह हम लोग को देखना है। फिर जब फिजिक्स स्टार्ट होगी आगे के चैप्टर्स में इन सब का उपयोग होने वाला है। तो अब देखो, सब्ट्रैक्ट के पहले हमारे पास आ गया है मल्टीप्लीकेशन। टॉपिक दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए नंबर। देख लो टॉपिक। अब देखो, मैं इन सबको हटा रहा हूं यहां से, टॉपिक को देखो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए नंबर। अभी तक हम लोग नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। अब वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एडिशन में वेक्टर प्लस वेक्टर हो रहा था। एडिशन में हमने बात की कि वेक्टर प्लस वेक्टर ऐड हो सकता है ना। वेक्टर को नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, वेक्टर को नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। कैसे होगा ये? अच्छा, कैसे होगा तो देखना ही हम लोग को। बट यहां पे मैं बता दूं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बहुत तरह का होता है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बहुत तरह का होता है। नेक्स्ट वीडियो में या मे बी उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग नंबर से अभी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। यस, दो दो तरह के प्रोसेस होते हैं जिसमें आंसर भी अलग अलग आता है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बहुत तरह का, बहुत वास्ट चीज हो गई है। तो धीरे धीरे चलना है हम लोग को, ध्यान से समझना है, क्योंकि वेक्टर नहीं समझ में आएगा तो आगे के किसी भी चैप्टर में कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। किसी भी, मैं बता रहा हूं, आगे किसी भी चैप्टर में कंफर्टेबल फील नहीं करोगे अगर वेक्टर्स में कंफर्टेबल नहीं होगे तो। एंड आसान है वेक्टर्स, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया है, जैसे स्पीड दी है 5 किलोमीटर पर आवर या 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, इस तरह से, है ना, इन ईस्ट डायरेक्शन, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। स्पीड अगर हम लोग बोले डबल हो गया है, स्पीड इंटू 2 हो गई है, तो क्या होगा? क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होगा क्या? डायरेक्शन तो चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन इंटू 2 करने से सिर्फ यह 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इन द सेम डायरेक्शन। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में था 1 किलोमीटर पर आवर, नॉर्थ डायरेक्शन में था 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर इंटू 5 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन तो सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 5 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन।
5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो इसको मैं इरेज करता हूं एक बार। तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, जैसे एक वेक्टर यदि ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग वेक्टर को डिनोट करते हैं, सभी को पता है। इसको जैसे अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ए यूनिट्स इन सम डायरेक्शन, लेट्स से 30 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो वेक्टर यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 2a, है ना, इसको 2a लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, 2a यूनिट्स इन विच डायरेक्शन, इन 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यही होगा ना। अगर 7a लिख देंगे तो 7a लिख देंगे तो 7a यूनिट्स इन द सेम डायरेक्शन, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिंपल है, सिंपल है। ओके, अब यह बताओ, किसी नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। 5 नंबर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, -5 होता है, -5 होता है। इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अब मान लो मैं अपनी कार में बैठ करके या बाइक में बैठ करके घर से स्कूल की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, दिस इज माई होम H एंड दिस इज द स्कूल S, एंड मैं यहां से स्कूल की तरफ जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं एट द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड अचानक रास्ते में मुझे कुछ याद आता है, यहां तक पहुंचने के बाद मुझे कुछ याद आता है, एंड बिकॉज ऑफ विच मैं अपनी स्पीड को रिवर्स कर देता हूं, नेगेटिव कर देता हूं। तो नेगेटिव करने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी, -10। -10 स्पीड होने का क्या मतलब होगा, मैं रिवर्स करता हूं या नेगेटिव करता हूं अपनी स्पीड को, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं वापस घर की तरफ घूम गया हूं, इस तरफ 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड तो मेरी 10 ही रहेगी, 10 किलोमीटर नंबर की अगर बात करें तो स्पीड तो 10 ही रहेगा। लेकिन क्या हुआ, मैं अभी स्कूल की तरफ जा रहा था, है ना, मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, यहां से मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, अब मैं वापस घूम चुका हूं, नेगेटिव हो गया, उल्टा पड़ गया। जैसे 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आया, तो वैसे ही 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, इसको मान लो दिस इज डिनोटेड एज स्पीड वेक्टर S। ठीक है, स्पीड वेक्टर S है। और जब इस S वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिलता है, -S मिलता है। -S इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर इन विच डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन बदल गया है। तो नेगेटिव नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स वन वेक्टर अगर इस तरह से दिया हुआ है हम लोग को, यह एक वेक्टर दिया हुआ है, जो भी इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड हो, जो भी इसका डायरेक्शन हो, इसको अगर हम लोग नेगेटिव कर देंगे तो इसका रिवर्स हम लोग को यह डायरेक्शन मिल जाएगा। ये अगर वेक्टर कैपिटल A है तो नीचे वाला वेक्टर क्या है, नेगेटिव कैपिटल है, नेगेटिव ऑफ कैपिटल। तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो तरह का हो गया, मतलब दो तरह तो नहीं हुआ, इनफैक्ट पॉजिटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है वेक्टर और नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है, और दोनों तरह के एडिशन मल्टीप्लीकेशन की बात हम लोग कर लिए ना। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था। सो दिस वाज एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। जैसे अगर एक वेक्टर दिया हो 10 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, ये वेक्टर ए हैगा, वेक्टर ए, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड इन
नॉर्थ डायरेक्शन, सो सिंपल। और अगर -2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तो -2 a अगर निकालना हो तो क्या होगा, डायरेक्शन उल्टा हो गया एंड क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डबल हो गया, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। -2.5 a हो गया, तो इस नंबर जो 10 है इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। या मत सोचना कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, अजीब सी चीजें बता रहे हैं, नहीं। पहला ही चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा, जैसे ही पहला चैप्टर स्टार्ट होगा हम लोग स्पीड्स के बारे में ही सीखेंगे। पहला चैप्टर का नाम पता है, देखा है बुक में किसी ने? मोशन इन वन डायरेक्शन, इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पीड नापेंगे, और जब स्पीड नापेंगे ना तो स्पीड -1 से भी मल्टीप्लाई होगी, -1.5 से भी मल्टीप्लाई होगी, और भी बहुत चीज से मल्टीप्लाई होगी। सब कुछ का बहुत ही प्रैक्टिकल यूज आएगा, बहुत प्रैक्टिकल यूज आएगा। ट्रेन में चलते हैं हम लोग, ट्रेन्स में चलते हैं, प्लेन्स में चलते हैं, फ्लाइट में बैठे ही होगे, कार में बैठे हो, जहां भी हो, ट्रांसपोर्टेशन हर जगह जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की हर जगह जरूरत है। कोई भी गेम खेलते हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम खेलते हो, क्या जरूरत होती है? किसी बॉल को मारना है, किधर मारना है, कितनी दूर मारना है, यही सारी बात होती है। हर जगह यूज होता है, मोशन का यूज हर जगह है, मोशन का यूज हर जगह है। एंड हम लोग ये सारे स्पीड ही तो नाप रहे हैं ना, स्पीड ही नाप रहे हैं ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सब कुछ तो ये हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी सब की बात हो रही है। यही सब कैलकुलेशन होने वाला है, तो वेक्टर्स को समझना है। ओके तो अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो सीक्वेंस, हम लोग पहले एडिशन सीखते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। लेकिन वेक्टर के केस में प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है, एडिशन के बाद मल्टीप्लीकेशन आया है, मल्टीप्लीकेशन के बाद अब सब्ट्रैक्शन आ रहा है। हो रहा है ना ऐसा, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग देखें, ओ ये गलत हो गया, यह प्लस बी है, ब्लैक पेन प्लीज। यस, दो वेक्टर a प्लस बी अगर करना है हम लोग को, तो इस तरह से दो वेक्टर्स अगर हम लोग को दिए हैं, इस तरह से वेक्टर a और वेक्टर b यदि इस तरह से हमें दिया है, तो हम लोग इसको ऐड कैसे करते हैं? पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते थे, है ना, कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं एंड देन इसका डायगोनल बना देते हैं, हमें मिल जाता है सम ऑफ द वेक्टर्स। यही होता था, दिस इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और जब हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, जो हमारा सब्ट्रैक्शन यह टॉपिक है, जब वेक्टर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे, तो क्या है, b को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -b मिल जाएगा, है ना। 5 -7 यदि करना है हम लोग को, तो हम लोग 5 - 7 भी कर सकते हैं, या 5 + -7 भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं ना। 5 - 7 करना है तो 5 - 7 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या 5 + -7 भी कर सकते हैं। सेम इज द केस विथ वेक्टर्स, a प्लस बी अगर करना है हम लोग को, वेक्टर a प्लस वेक्टर b अगर करना है, सॉरी -b करना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b अगर करना है इस तरह से, तो हम लोग यह भी कर सकते हैं ना, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। और -b वेक्टर निकालना हम लोग सीख चुके हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकालना हम लोग सीख चुके हैं, और दो वेक्टर्स का एडिशन करना भी हम लोग सीख चुके हैं। तो नेगेटिव निकाल के हम लोग को ऐड करना है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का यही प्रोसेस है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का यही प्रोसेस है। तो -b कैसे निकालते हैं? b अगर ऐसा है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गया, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हमारा वेक्टर a यहां है, मैं चलो रेड पेन से ड्रॉ करता हूं इसी के ऊपर, वेक्टर a हम लोग का यह है ना, और वेक्टर -b हम लोग का यह है।
ए यह है, वेक्टर माइनस बी ये है, तो क्या करना है, फिर से पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है इस तरह से। सब एडिशन के केस में पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है एंड देन इसको डायगोनल को निकाल देना। यही डायगोनल जो है यह हम लोग का a माइनस बी होगा a माइनस बी डायगोनल। यदि पैरेललोग्राम नहीं ट्रायंगल लॉ से ऐड करना हो तो क्या कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, एक वेक्टर यदि इस तरह का है, दूसरा वेक्टर इसके टिप से स्टार्ट होता है, इस तरह से कुछ होता है ना। यह वेक्टर a है, यह वेक्टर b है। b को माइनस बी करना है, माइनस बी करना है मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, यहां से इसको उल्टे डायरेक्शन में ले आना है, ये b इस तरह से चला जाए। ओ स्ट्रेट लाइन प्लीज। ठीक है, यह वेक्टर हम लोग का आ जाता है क्या, माइनस बी वेक्टर। फिर a प्लस माइनस बी कर दो, कौन सा वेक्टर आएगा, a प्लस बी माइनस कर a माइनस बी हम लोग का यह वेक्टर आ जाएगा, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सीख गए तो सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं रखा है, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों एक ही है, बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं है। एक एग्जांपल देखें, two vectors of equal magnitude 5 unit have an angle 60 degree between them, find the sum of the vectors and difference of the vectors। सम और डिफरेंस दोनों चीज निकालना है, तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ड्रॉ करते हैं, पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ए वेक्टर ए हम लोग का कुछ इस तरह का है मान लो, वेक्टर बी इससे 60 डिग्री एंगल पे है, तो इसको यहां पर यह है। ठीक है, ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका यह पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं इस तरह से, और ये डायगोनल हम लोग का ए प्लस बी होगा। यह डायगोनल a प्लस बी होगा। ये वेक्टर a है, यह वेक्टर b है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड हम लोग, वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था, फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना और सब कुछ करना। मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं कर दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ। 25 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 50 इंटू हाफ 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 75 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स। ओके, यह मैग्नीट्यूड आ गया। और tan अल्फा, यह एंगल निकालना होगा अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, 5 साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय 5 प्लस 5 कॉस 60 डिग्री, यही होता था। 5 इंटू रूट 3 डिवाइड बाय 2, नीचे आ जाएगा 5 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाय 2, यह 5 कैंसिल हो जाएगा, और रूट 3 बाय 2 डिवाइड बाय 3 बाय 2, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 डिवाइड बाय 3 1 बाई स्क्वायर रूट 3, जो कि होता है 30 डिग्री के बराबर। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यह याद नहीं है 30 डिग्री तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है, tan अल्फा निकाल करके छोड़ सकते हो। वैसे 10th क्लास में भी याद करने की बात हुई थी, tan अल्फा tan 30 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट 3 होता है। ओके, अब आता है नेगेटिव डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो, डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो मैं कैलकुलेशंस हटा देता हूं, मिटा देता हूं, कैलकुलेशंस में मिटा देता हूं, मैग्नीट्यूड्स को रखेंगे अभी हम लोग।
हम लोग का a प्लस बी आया है, इसका मैग्नीट्यूड आया है 5√3 यूनिट्स एंड एंगल अल्फा जो आया है यह आया है 30 डिग्री। अब निकालना है a प्लस बी। ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, b को नेगेटिव करना है, b को नेगेटिव करना है मतलब b को नीचे की तरफ लेते आना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, b का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यूं मैग्नीट्यूड वहीं रहेगा, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो गया। फिर से पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, बन गया पैरेललोग्राम और यह डायगोनल हम लोग का होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, यह एंगल क्या है इस पर 120 डिग्री है ना। तो a माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a स्क्वायर जो कि 25 होगा, b स्क्वायर यह भी 25 होगा, प्लस 50 इंटू कॉस 120 डिग्री आ गया। अब कॉस 120 डिग्री ये कैसे निकलेगा, जिन्होंने मैथ्स में ट्रिगो पढ़ा है वो लोग तो निकाल सकते हैं कॉस 120 डिग्री कैसे निकलता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं अभी जस्ट इसकी वैल्यू बता देता हूं, कॉस 120 डिग्री -1/2। तो क्या आ गया, हम लोग का आ गया कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। ये आ जाएगा 50 -50 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, है ना। और एंगल जो होगा ये बीटा, बीटा एंगल कितना होगा, बीटा एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज बिलो द एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा ना। बस इतना ही है इतना ही है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके देखो सेम डायग्राम जो मैंने अभी दिखाया तुम्हें बना करके, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a यह था, वेक्टर b यह था, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, एंगल 60 डिग्री था तो डायगोनल से एंगल 30 डिग्री आना ही चाहिए था, है ना। टोटल एंगल जब 60 डिग्री था, पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल, तो ये 30 डिग्री आना ही चाहिए था। तो यह हमारा एडिशन था वेक्टर्स का। और सब्ट्रैक्शन की जब बात करेंगे, वेक्टर ए यह था, वेक्टर बी को नीचे की तरफ बनाया, जो हम लोग देखे ही अभी नीचे की तरफ बनाया, फिर पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। तो देखो ये डायगोनल जो है छोटा बन गया अब ये, है ना। सेम पैरेललोग्राम की हम लोग छोटे डायगोनल की बात कर रहे हैं और डायरेक्शन भी बदल रहा है, छोटे डायगोनल की हम लोग बात कर रहे हैं। यह डायगोनल जो था साइड से ज्यादा लंबा था, ए से भी ज्यादा लंबा था, बी से भी ज्यादा लंबा था, लेकिन यह डायगोनल जो है यह डायगोनल छोटा है। देखो हमारा आंसर ऐसा ही आया था ना, a प्लस बी 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स आया था और a माइनस बी 5 यूनिट्स ही आ गया, इक्वल आ गया, है ना। यह छोटा डायगोनल है और एंगल 120 डिग्री का हाफ 60 डिग्री एंगल बन जाएगा हमारा। तो यही होता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब सीख चुके हैं, हम लोग अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो अभी मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसकी बात अभी नहीं करेंगे हम लोग उसके पहले सीखेंगे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हेल्प करता है। अभी तक जो हमने वेक्टर एडिशन का प्रोसेस सीखा है काफी लंबा था ना, काफी लंबा था, काफी लंबा प्रोसेस था ये हाँ लंबा था, कॉम्प्लिकेटेड भी था। इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए हम लोग अब बात करेंगे रिसोल्यूशन की, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। मान लो अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं, यह हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और दो वेक्टर्स लेते हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस।
एक वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, मान लो इतना है यह, एंड एक दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग लिया, इसको छोटा बनाते हैं, मान लो यहां से यहां तक, ठीक है। कुछ मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं, मान लो दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड इसकी मैग्नीट्यूड मान लो 2 यूनिट्स है। तो सम ऑफ द वेक्टर्स क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का सम क्या होगा, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम इस केस में क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा ना, दिस रेक्टेंगल बन जाएगा। एंड जो वेक्टर आएगा हम लोग का, इसको थोड़ा सा थिक लाइन से डिनोट करता हूं, ये हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, होगा ना। मान लो हम लोग का वेक्टर ए वाज 5 यूनिट्स इन ईस्ट डायरेक्शन, वेक्टर बी वाज 2 यूनिट्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, एंड वेक्टर ए प्लस बी क्या था, यह डायगोनल था, जो हम लोग का डायग्राम में यहां दिया हुआ है। इसका लेंथ अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। क्या निकलेगा लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 29 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा। एंड इसका एंगल भी निकाल सकते हैं, थीटा, थीटा टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो a प्लस बी को मान लो हम लोग थोड़ी देर के लिए वेक्टर सी बोलते हैं, वेक्टर सी, वेक्टर सी इज इक्वल टू ए दिस मच स्क्वायर रूट 29 यूनिट्स इन दिस डायरेक्शन। तो हम लोग वेक्टर सी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं ना, हमेशा लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेक्टर सी को अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख दिया तो कोई दिक्कत होने वाली है, नहीं होने वाली है। तो यदि कोई वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है, यदि कोई वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है, अब सी को भूल जाओ, एक दूसरा वेक्टर चलो मैं बना देता हूं, वेक्टर पी मान लो मैं ड्रॉ कर देता हूं, कुछ इस तरह का वेक्टर है, वेक्टर पी मैंने कुछ इस तरह का ड्रॉ कर दिया। तो इस पी वेक्टर को भी दो वेक्टर के में ब्रेक कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल अगर फिर से मैं बना दूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेके और इस पी वेक्टर को डायगोनल में रख करके इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दूं, एंड हम लोग का यह दो वेक्टर जो है कैपिटल, इसको P1 मान लो या Px मान लो, दिस इज Px, सॉरी यहां पे एरो नहीं बनेगी, एंड दिस इज वेक्टर Py, है ना, यह Px वेक्टर है और यह Py वेक्टर है। तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं ना, P वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर Px प्लस वेक्टर Py, इस तरह से लिख सकते हैं। हमने एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में ब्रेक कर दिया, दो वेक्टर्स में ब्रेक कर दिया, Px में और Py में ब्रेक कर दिया। जब हम लोग इस तरह से वे एक वेक्टर को दो वेक्टर में ब्रेक कर देते हैं, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, एक वेक्टर को दो वेक्टर में ब्रेक करना है, एक वेक्टर को जब हम लोग दो वेक्टर में ब्रेक कर देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसी प्रोसेस का नाम है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब बोलोगे सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, अच्छा कर क्यों रहे हैं, इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब ऐसा करते क्यों है, इसका आंसर भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्यों, अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, इस तरह से कुछ भी करना है, तो हमें एक लंबा सा प्रोसेस था ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। लेकिन अगर रिसॉल्व कर देते हैं दो वेक्टर्स में, इसी सेम वेक्टर को अगर दो वेक्टर्स में रिसॉल्व कर देते हैं तो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा बहुत आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है, अब मान लो हमारा यही जो दो वेक्टर्स है,
दो वेक्टर, एक वेक्टर p था, एक वेक्टर c था, यह है ना, यह वेक्टर p था और एक वेक्टर c था। इसको ब्रेक करने के बाद हमें 4 वेक्टर मिल गए हैं, है ना। वेक्टर c को ब्रेक करने के बाद हमें 2 वेक्टर्स मिले थे, वेक्टर p को ब्रेक करने के बाद हमें फिर से 2 वेक्टर्स मिल गए थे। और इन 2 वेक्टर्स में देखो, वेक्टर एक हमारा यहां पर था, यह हमारा वेक्टर a था, यह हमारा वेक्टर b था। तो वेक्टर a का डायरेक्शन और वेक्टर px का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। वेक्टर a x एक्सिस के अलोंग है एंड वेक्टर px उसके ठीक अपोजिट है ना, उल्टा पुल्टा है। एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों को ऐड करना आसान होगा, डायरेक्शन जब सेम है तो एडिशन बहुत आसान होगा। सिमिलरली वेक्टर b का डायरेक्शन एंड वेक्टर py का डायरेक्शन, माइनस की जरूरत नहीं है, यहां पे माइनस को हटा दो। वेक्टर b हम लोग का यह है ना, ये छोटा वाला, एंड वेक्टर py यह लंबा वाला। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों को ऐड करना आसान होने वाला है। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों को ऐड करना सिंपल होने वाला है ना। अगर एक ही दिशा में मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लो एक नदी, एक बोट है, एक बोट है जो एक रिवर में जा रही है ना, इधर जा रही है एक बोट। मान लो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है एंड ये रिवर भी इस डायरेक्शन में जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। बोट अगर रिवर नहीं चलेगा तो बोट की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड एंड रिवर की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? 4 + 2 = 6 मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा ना, यही होगा। फॉर्मूला भी लगाना चाहो तो वही फॉर्मूला लगेगा। रिजल्टेंट हम लोग का क्या होता था? √(a² + b² + 2 × a × b × cos थीटा होता था। एंड यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा 0 डिग्री है। cos 0 डिग्री = 1। तो ये क्या हो गया? √(a² + b² + 2ab हुआ ऐसा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? √(a + b पूरे का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a + b। अगर एंगल 0 डिग्री है, अगर एंगल 0 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो उनका एडिशन सिंपल एडिशन इस तरह से इंटीग्रल एडिशन हो जाता है। और अगर एंगल 180 डिग्री है तो एडिशन इज सेम एज सब्ट्रैक्शन, है ना। अगर बोट, मान लो रेड कलर से मैं डिनोट करता हूं, अब बोट अगर इस डायरेक्शन में जा रही होती 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंड दोनों को ऐड करना होता तो क्या होता? -4 हो जाता है स्पीड बोट का। बोट का स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -4 हो जाता, +2 = -2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बोट चलती इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट टू दैट ऑफ द रिवर, इस डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन अगर है, सेम डायरेक्शन मींस एक्स एक्सिस के अलोंग, इधर हो या इधर हो, दोनों को सेम ही मान रहे हैं हम लोग। 0 डिग्री या 180 डिग्री का अगर एंगल हो तो हम लोग का एडिशन बहुत सिंपल होता है। बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आसान हो गया तो बहुत सारे काम हम लोग के बन गए। तो यह होता है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। दिमाग में सेटल करने की कोशिश करो रिसोल्यूशन को। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे हम लोग। ओके, बाय बाय।